किसने लगाई आग? वहाँ दंगे कौन कह रहेगा? किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। किसने किया पथराव? कि उन्हीं की सरकार है ना, चिल्ला चिल्ले नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास। किसने की तोड़फोड़? काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई केलीच जाईल। इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है कि इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित रची साजिश। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त एक बार फिर मुकाबला का है। हम इस 1 घंटे में गंभीर चर्चा करते हैं, ना हल्ला, ना हंगामा, ना शोर, ना दंगल। आज हम चर्चा करेंगे नागपुर की हिंसा पर। सोमवार को प्रदर्शन औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हो रहा था। इसी दौरान एक तस्वीर वायरल हुई और फिर देखते ही देखते हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव शुरू हो गए। कुछ घंटों के भीतर नागपुर में औरंगजेब की आग लग गई। उस आग का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल सरकार से पूछिए तो जवाब मिलेगा ये पूरा प्लान था। विपक्ष से पूछिए तो जवाब मिलेगा सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, और सत्ता पक्ष से पूछिए तो जवाब मिलेगा विपक्ष जिम्मेदार है। आज हम मुकाबला में यही जानने की कोशिश करेंगे कि नागपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता धनंजय गिरी हैं, एनसीपी के प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, शिवसेना के अनिल त्रिवेदी होंगे। हमारे साथ एनसीपी शरद पवार गुट की सीमा मलिक यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से प्रदीप भाटी, एमआईएम से असीम वकार। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार की शाम नागपुर का महाल इलाका अचानक जल उठा। पथराव हुआ, तोड़फोड़ की गई, गाड़ियां जला दी गईं, दुकान तोड़ दिए गए, घरों पर हमला किया गया। कम से कम 100 के आसपास होंगे। बहुत, यानी नाली के वो जो बड़ा वाला नाला है वहाँ से आए थे और कुछ लोग सामने से रास्ते से आए थे और उनके पास बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी और पत्थर थे बहुत सारे, और पेट्रोल की बोतल भी थी उनके पास। वो जैसे आए दरवाजे को लात भी मारी उन्होंने, बहुत बार लातें मारी कि दरवाज़ा खुल जाए, और गाड़ी भी फोड़ी और कूलर हमारा सामने तक ला लिया था रास्ते पर, और हमारे खिड़की के यहाँ से कांच और पत्थर दोनों फेंके थे उन्होंने। उपद्रवियों की तैयारी ऐसी कि पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। डीसीपी निकेतन कदम कुल्हाड़ी के हमले से घायल हो गए। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भी भांजी। रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई। इलाके के लोगों का आरोप है कि पुलिस देर से पहुंची। हम लोग ने पुलिस को फोन किए थे यहाँ पे, जब ये सब काम हो रहा था। हमने पुलिस वालों को 3 बार फोन किए, मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किए, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए। वो आए कब? जब ये पूरी पिक्चर खत्म हो गई, उसके बाद पे वो जला जुलू के मार के और भाग गए। वो आधी गली से उधर आधी गली से उधर भाग गए। उसके बाद पे पुलिस आई है। मतलब क्या हुआ? नागपुर हिंसा में 31 पुलिसकर्मी और 7 आम लोग घायल हैं। पुलिस ने 5 एफआईआर दर्ज की है। या संपूर्ण घटनेमध्ये 33 पोलीस जखमी झाले आहेत, ज्यामध्ये 3 उपायुक्त दर्जाचे पोलीस आहेत। त्यातल्या एका पोलीस उपायुक्तावर कुऱ्हाडीने त्या ठिकाणी हल्ला करण्यात आलेला आहे। एकूण 5 नागरिक जखमी झालेले आहेत। 3घांना उपचार करून सोडले आहेत, 2 रुग्णालयात आहेत, यातला एक आयसीयूत आहे। एकूण 3 गुन्हे गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आहेत। तहसील पोलीस ठाण्यात 2 गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। असे एकूण 5 गुन्हे आहेत। सरकार और पुलिस अपना काम कर रही है। उपद्रवियों की तलाश हो रही है। साजिश के तार ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? बात औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन से आगजनी और तोड़फोड़ तक कैसे पहुंची? नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का
प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं, वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। उन्होंने जो बयानबाजी की थी कि महाराष्ट्र में दंगे होंगे, दंगा फसाद होंगे, ये ऐसे उनको वो क्या भविष्य वेदते हैं क्या? उनको कैसा मालूम कि ये दंगे फसाद होने वाले हैं? उनकी जो बयानबाजी की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये किया है, पत्थरबाजी की है, दंगल की है, उनकी आखिर तक जांच होनी चाहिए, उनके पीछे कौन है। मुझे तो लगता है ये विपक्ष की साजिश है। चलिए फिर से वही सवाल पूछते हैं, नागपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन? नहीं, ये सरकार पुरस्कृत घटना ऐसा मैं मानता हूँ। नागपुर की घटना ये सरकार पुरस्कृत घटना है, 100% मैं बोल रहा हूँ। अगर बड़बोले मंत्री जो महाराष्ट्र में है, वो एक तेलंगाना से आया एक डी राजा, उसको तो महाराष्ट्र में बंदी लगाना चाहिए। वहाँ कुत्ता नहीं पूछता उसको, इधर आके बकबक कर रहा है और हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, धर्म में जाति में झगड़ा लगाने का काम वो कर रहा है। तो ऐसे नालायक लोगों को पहले जगह पर उनकी जगह दिखाना चाहिए। तो ये वायलेंस नहीं हुआ, ये प्लान्ड वायलेंस है। हमारे यहाँ का कांग्रेस का एमएलए है जो 307 का आरोपी है, जिसने हमारे यहाँ पे कोई भी रीजन ना होने के बावजूद दंगे भड़काए थे, पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। ऐसे लोगों को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। और ये जो नागपुर की घटना है, इसके जो आरोपी है, मेरा ये आरोप है कि ये लोग एक पार्टी को बिलोंग करते हैं जो एनडीए का पार्ट नहीं है। सियासत भी अजब है, आम लोग परेशान हैं और नेता मौके तलाश रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के 3rd टाइम सीएम है, उसी के साथ 3rd टाइम होम मिनिस्टर भी है। उनके सिटी में, जहाँ से वो चुनकर आते हैं, उस सिटी में, उस जिले में इस तरीके के दंगे फसाद होते हैं, ये उनके लिए बहुत शर्मनाक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दोषी के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे वो अगली बात रहेगी, लेकिन ये सारा उनकी सिटी को वो जलते हुए रोक नहीं सकते। इस बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जरूर रिजाइन करना चाहिए। नागपुर में जो दंगे हुए, उस दंगे में उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के, कांग्रेस के कार्यकर्ता पथराव करते समय देखे गए। क्या कर रहे थे वहां पर वो? सवाल फिर वही है कि नागपुर में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन? पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये खुद वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हिंसा की वजह अभी तक पता नहीं लग चुकी है, लेकिन जरूर कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। बीजेपी ये चाहती तो हो गई, कौन करवा रहा? सर, इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं कह चुका हूँ बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है। देखो, नागपुर का जो हंगामा है, ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहाँ दंगल करवाई है। जहाँ कब्र है मेरे मतदार संघ में, मैं वहाँ का पालक मानते हूँ, वहाँ एक भी मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? मुसलमान तक चाहते नहीं है कि औरंगजेब की कब्र वहाँ हो रहे। नागपुर में हिंसा के कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बातों को लेकर मोर्चा खोला। महाविकास आघाड़ी नागपुर को लेकर आग बबूला था तो महायुति ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को नई धार दी। औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था
और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि औरंगजेब वाकई जिंदा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मुकाबला में आज का सवाल है, नागपुर में हिंसा का जिम्मेदार कौन है? क्या हिंसा आगजनी और तोड़फोड़ सुनियोजित थी? क्या औरंगजेब को लेकर बयानों ने आग भड़काई? क्या हिंसा को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप ठीक है? क्या पुलिस प्रशासन से कोई चूक हुई? सबसे पहले अभिषेक अवस्थी और प्रवीण जो ग्राउंड जीरो पर है, मैं उनके पास जाऊंगी, और संजय तिवारी, 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपके पास अभी क्या स्थिति है वहां नागपुर में? संजय तिवारी, आप अगर सुन सकते हैं। जी मारिया, मुझे बताइए नागपुर में क्या स्थिति है अभी? मारिया, जैसा कि देख सकते हैं नागपुर में काफी शांति है और लोग जहां पर कर्फ्यू नहीं है उस इलाके में खुलेआम अपने रोजमर्रा के काम निपटा रहे हैं। दफ्तर गए हैं, दफ्तर से वापस आ रहे हैं, स्कूल में बच्चे गए थे वो वापस आ रहे हैं। लेकिन आपको ये पता है कि 2 पुलिस थाने के अंतर्गत वो इलाका आता है जहां पर कल रात को ये घटनाएं देखने को मिली थी और एहतियात के तौर पर कुल 11 पुलिस थानों में संचारबंदी लागू की गई थी। तो वहां पर कुछ अभी ढील दी जा रही है, क्योंकि शाम का माहौल है, इफ्तारी अभी होनी है, तो उसको देखते हुए वहां पर कुछ ढील दी जा रही है। लेकिन वैसे पूरा मामला शांत है। हमने थोड़ी देर पहले पुलिस कमिश्नर जो है यहाँ की डॉक्टर रविंद्र सिंघल, उनको सीधा सवाल किया, उनसे पूछा कि क्या ये प्रीमेडिटेड यानी पूर्व नियोजित था, क्योंकि महाराष्ट्र में विरोधक जो है वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी की जांच चल रही है, कुछ बातें हैं जिसकी तफसील से जांच हो रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई लगता नहीं कि ये प्रीमेडिटेड या पूर्व नियोजित था। उन्होंने लेकिन सेक्शन 144 अभी भी है, कितने इलाकों में है? जी 11 पुलिस थानों, जी 11 पुलिस थाने के जो इलाके हैं वहां पर संचारबंदी कई पॉकेट्स में लगाई गई। जी अभिषेक अवस्थी, मैं आपके पास आऊंगी, जल्दी से मुंबई से अपडेट दे दीजिए कि सवाल तो उठ रहा है अब देवेंद्र फडणवीस पर, मुख्यमंत्री भी हैं और होम मिनिस्टर भी। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र का बजट सत्र चल रहा है, तीसरा हफ्ता है और लगातार औरंगजेब को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है और इस कदर पहुंच गई कि कल दंगे हो गए और उसके बाद विपक्ष सुबह से ही आरोप लगा रहा है कि ये सुनियोजित है। और नागपुर में जहां से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री खुद आते हैं, वहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है, आरएसएस का गढ़ माना जाता है, ऐसे में वहां पर इस तरीके की घटना होना और क्या कर रहा था प्रशासन, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप भी लगाते हुए विपक्ष नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे कि ये कहकर कि कब्र हटाई जाए, और एक तरफ कहीं ना कहीं जो बयान दिए जा रहे हैं, नीतीश राणे जो कैबिनेट मंत्री है उनके द्वारा जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं उसको लेकर के विपक्ष भी आक्रामक था और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने हाउस के अंदर इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया और कहीं ना कहीं एक तरीके से पीस की अपील की है, शांति बनाने की अपील की है और एक तरीके से संदेश दिया है कि पुलिस कर्मियों के ऊपर जिन लोगों ने भी हमला किया है वो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी, क्या बस बयानबाजी चलेगी या एक्चुअल एक्शन भी होगा, यही सवाल हम पूछेंगे पैनलिस्ट से। लेकिन उससे पहले प्रवीण, आपके पास आते हैं। प्रवीण, आप ग्राउंड जीरो पर इतने कुछ घंटे पहले भी थे, अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। मुझे बताइए कि ये जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, आ गई है, या अभी भी खौफ का माहौल तो रहेगा ही वहां पर? लगता है प्रवीण के साथ हमारे लाइन में थोड़ा दिक्कत है, मैं फिर से वापस आऊंगी। लेकिन धनंजय गिरी जी, आपके पास, आपसे सवाल, मुख्यमंत्री आपके गृह मंत्री मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन इतना बड़ा इंटेल फेलियर कैसे हो गया? गृह मंत्री और मुख्यमंत्री वहां पर है, ये राष्ट्र भी हमारा है, महाराष्ट्र भी हमारा है, यहाँ का एक एक जन, एक एक व्यक्ति, एक एक जनता हमारी है और हम सबके हैं।
लेकिन लोकतंत्र को लहूलुहान करने के लिए जिन हाथों ने पत्थर थाम रखे हैं, ये कौन लोग हो सकते हैं? ये कौन लोग हैं जो तमाम जगहों पे उठाते हैं? कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में कभी पत्थर चलाते थे? ये कौन लोग हैं जो सब चारों तरफ इस तरह की घटनाएं करते हैं, और वो भी एक विदेशी आक्रांता की कब्र के लिए, जो जिनका सब्र टूट रहा है, अपनों पर जो पत्थर चला रहे हैं। सरकार कार्रवाई करेगी और उचित कार्रवाई करेगी, और जो कानून सम्मत होगा, विधि सम्मत होगा, उन पर तुरंत नियंत्रण किया गया है, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि वो सियासी दल जो इसमें भी कुछ आग डालने का काम कर रहे हैं, जो इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो भड़काने का काम कर रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर समुदाय के अरेस्ट करिए ना। कानून और संविधान और सरकार किसी से पूछ के तो करेगी नहीं, वो बिल्कुल जो सब लगातार की जा रही है और लगातार कार्रवाई नागपुर में दंगे हो गए, कंट्रोल कर आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी होगी। अगर ये सुनियोजित है, प्रीमेडिटेटेड है, तो आप लोग क्या कर रहे थे? मारिया जी, दंगे इस देश में कोई पहली बार नहीं हुए हैं। जी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पहली बार नहीं हुए, लेकिन आपकी सरकार है। रामानंद दंगे, जबलपुर दंगे, कलकत्ता दंगे, रांची दंगे, गुजरात दंगे, मुरादाबाद दंगे, बिहार दंगे, मेरठ दंगे, निराली दंगे, दरभंगा दंगे, हैदराबाद दंगे, गुजरात दंगे, मेरठ दंगे। दंगों का इस देश में इतिहास है, और दंगों में कितने हिंदू मारे गए उसका भी एक लंबा चौड़ा इतिहास है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई घटना हुई है, कोई दुर्घटना हुई, तो सरकार त्वरित एक्शन में, सरकार कार्रवाई कर रही है और हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जिन लोग उन लोगों को अपीजमेंट कर रहे हैं, जो इसमें भी तुष्टिकरण खोज रहे हैं, इसमें भी राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, और जो लोग उनको सहलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। और इस गलत पर सबका खींच खींच कर लाए जाएंगे, कानून के कटघरे में खींच करके सारे लोग लाए जाएंगे, और सारे जिले इलाहियों का हिसाब किताब होगा। चलिए, सबका हिसाब किताब होगा। भी गलत काम किया है, असीम वकार, आपका भी हिसाब किताब होगा। इनका कहना है कि आप ही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स वैसी है। किसी का नाम लिया नहीं, लेकिन आपने इनको जिम्मेदार ठहरा दिया। शायद कुछ जानकारी होगी आपके पास। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो शायद पॉलिटिक्स का इंडिकेशन तो आप विपक्ष पे ही दे रहे हैं। तो मैं उनसे ही सवाल पूछ लेती हूँ कि क्या क्या है। मैडम, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल पर एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। नागपुर में बिना इजाजत के, बिना परमिशन के प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारियों पे मुकदमा लिखा गया है, 3 लोग अरेस्ट हुए। दूसरी बात, ये प्रचार बंद कर दीजिए कि औरंगजेब के लिए मुसलमान सड़क पर उतरा। हमारे और हमारे मुसलमानों के पूर्वज मुगल नहीं हैं, हमारे पूर्वज मुगल नहीं है मैडम। नागपुर में जो दंगा हुआ है, सबसे पहली बात तो दंगा नहीं होना चाहिए, लोगों को सब्र रखना चाहिए। मैं चाहता हूं जल्दी से नागपुर शांत हो, लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नागपुर में औरंगजेब के बहाने जो उस पर चादर डाली गई थी या चादर लेके चल रहे थे, उस पर कुरानी आयतें लिखी हुई थी, अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था, उसको पैरों से कुचल रहे थे ये लोग। ये क्यों नहीं बता रहे हैं टीवी पे आप लोग? दूसरी बात, गिरी साहब बड़ा लंबा लंबा बोल रहे थे, ये ब्राह्मण हैं गिरी पंडित जी। आप इतनी ही मोहब्बत अगर शिवाजी से करते हैं आपकी जाति, तो जरा राम पुनियानी साहब जो इतिहासकार हैं उनको टीवी पे बुलाइए, वो बताएंगे कि किस तरह से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया था कि नहीं साहब, हम आपका राज्याभिषेक नहीं करेंगे। ये बिल्कुल क्यों कर दिया था? हिस्टोरिकली सही नहीं है। मैंने तो कोट किया राम पुनियानी साहब को। मैं एकदम ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल तथ्यहीन है, और तथ्यहीन, और जिन कुरान की आयतों की आप बात कर रहे हैं भाई, बोलने तो दीजिए हजरत। बोलिए। अरे मुझे बात करने दीजिए, वरना मैं चला जाऊंगा शो छोड़कर। मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ आप शो छोड़ के जाएंगे, क्या क्या छोड़ के जाएंगे, मैं नहीं बात रखने आया हूँ। नहीं, आप इस टेंशन में ना रहिए, देश छोड़ के नहीं जाएंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आपसे बराबर से लड़ेंगे। मैंने कब कहा? अरे मैंने कब कहा? नागपुर हिंसा का जिम्मेदार मैंने आपसे कब कहा? प्रदीप भाटी, आप जवाब दीजिए, जिम्मेदार कौन है? मैंने आपसे कब कहा भाई? मारिया शकील जी कहिए तो मैं बात करूं, कहिए चुपचाप बैठा रहूं आपके शो पर? नहीं सर, आपने बात की, आपकी बात सबने सुनी। अगर इजाजत हो तो मैं बोलूं। नहीं, आपकी बात सबने सुनी है, इजाजत तो है ही आपकी। नहीं, अभी नहीं सुनी है, अभी चलिए पूरी बात बता दीजिए। अभी सुनने दीजिए। हाँ, बोलिए। आप बता रहे हैं औरंगजेब लुटेरा, आताताई, जुल्म करता था, तो उस लुटेरे का गैंग भी होगा, उस लुटेरे के लिए लूटने वाले लोग भी होंगे जो उसके गैंग में थे। मान सिंह,
राजा जयसिंह सवाई, राजा जयसिंह सवाई के बेटे, कछवाहा राजपूतों के पूरे पूरे शहर, जयपुर स्टेट, ये भी तो औरंगजेब से जुड़े हुए लोग थे। इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, अगर आपको शिवाजी महाराज इतने प्यारे हैं तो शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके, फंसाकर, झूठे तरीके से औरंगजेब के दरबार में लाकर पेश करके गिरफ्तार करवाने वाले जयसिंह के जयपुर को क्यों नहीं उखाड़ रहे हैं आप? बृजमोहन श्रीवास्तव, आग भड़का कौन रहा है नागपुर में औरंगजेब के नाम पर? कोई तो जवाब देगा। आप भड़का रही हैं मैडम, बीजेपी वाले भड़का रहे हैं। नहीं सर, आप मेरा नाम मत लीजिए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सरकार भड़का रही है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी। हाँ मारिया जी, हाँ, सबसे पहले तो जो कल की घटना घटी है और उसमें जो हमारे पुलिस के कर्मी जो घायल हुए, जिनको चोट लगी है, साथ ही साथ जो निर्दोष नागरिकों का नुकसान हुआ है, उसमें जो लोग हिंसा में घायल हुए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं देना चाहता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, और साथ ही साथ मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से नागपुर के नागरिकों से शांति की भी अपील करता हूँ, क्योंकि ये जो घटना घटी है, इस घटना को किसी भी धर्म से और किसी जाति से जोड़ के देखना शायद ठीक नहीं होगा। इसके पीछे जो मूल कारण, राजनीतिक रूप से जो मूल कारण मुझको समझ में आता है, वो यही है कि महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छे ढंग से शासन कर रही है इस समय। अभी पिछले 3 हफ्ते से लगातार बजट आया है और उस बजट की जिस प्रकार से महाराष्ट्र के नागरिकों ने उसको हाथों हाथ लिया है, जिस प्रकार से उसकी प्रशंसा की है। दूसरी तरफ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में रायसीना डायलॉग कर रहे हैं, देश के विकास की बात कर रहे हैं, जहां पे 138 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। ये 2016 से जो रायसीना डायलॉग हुआ है, उसकी वो और प्रगति कर रहा है। इन सारी बातों से व्यथित होकर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी हिंसा जो हुई है, तो इनकी कुंठा है, पीछे कुछ राजनीतिक दलों का हाथ है। सीमा मलिक जी, आप लोग इसलिए नाराज हो रहे हैं कि महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, देश उन्नति पर है, लेकिन आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए कैसी बात है, मुझे समझ नहीं आता। एक दंगा हुआ है, आपके राज्य में हुआ है, आप शासक हैं वहाँ पे, और आप ऐसी बातें हैं कि हमारा मतलब, ये कैसी बात है? मुझे तो बिल्कुल अजीब सी बात लगती है कहना कि इसलिए ये दंगा हुआ है। देखिए मेन बात ये है कि महाराष्ट्र की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इट इज़ डिटोरिएटिंग एवरी डे। ये पहली चीज़ें नहीं है, और भी पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ हुई हो या और भी लोगों के साथ हुई हो। एंड इन दिस केस दिस इज अ टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड नथिंग एल्स। आप ये बोल रहे हैं, आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, मतलब आई एम तो रियली, मतलब मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि सडनली आप आके बोल देते हो कि विपक्ष ने करवाया है, लोग हमसे जल रहे हैं इसलिए हुआ है। इतनी बड़ी घटना हुई है सर, उसके लिए कुछ कम से कम कुछ तो सीरियसली लेना चाहिए ना इसको। एंड किस तरह से किन बातों से हुई है, लोगों के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं बहुत लोगों के, तो ये सब चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए। और आज देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हम इन चीज़ों के ऊपर, और देखिए एक ऐतिहासिक चीज़ है ये, 300 साल पहले की बात है, और उसके लिए आज हम झगड़ा कर रहे हैं। और देखिए तो झगड़ा कौन कर रहा है? देखिए मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो औरंगजेब थे उनके हम महिमा मंडल करें, या ही वॉज नॉट अ क्रूर शासक। सबको पता है कि वो क्रूर शासक थे, पर देखिए इन चीज़ों के लिए इस तरह से जो कुछ भी हुआ है उसका पता लगाना चाहिए कि हुआ दोज पीपल जिन्होंने ये किया है, बजाय सिर्फ इसके कि आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि मुझे लग रहा है कि मुझसे लोग जल रहे हैं इसलिए हुआ है। ये क्या मतलब, ये कोई बात हुई है क्या? अरे भाई कुछ घटना हुई है तो आपके पास पुलिस है, आप और पुलिस वालों के पास जो मतलब हमला हुआ है, हम भी उसकी कड़ी निंदा करते हैं। मतलब बहुत खराब बात है जो कुछ भी हुआ। अनिल त्रिवेदी जी और प्रदीप भाटी जी की हमारी गलती है, हमारे ऊपर ही आप डाल दे रहे हो। जी जवाब दे दीजिए। मारिया जी, मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत खुलकर विधानसभा में भी इस बात को कहा है कि जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और नागपुर की पुलिस ने भी, आप ये तो मत बोलिए ना कि आप लोग इसका ये क्या एक्सप्लेनेशन है कि लोग आपसे जल रहे हैं, उसका भी तो जवाब नहीं देगा। एंड दिस इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है। पुलिस प्रशासन से चूक हुई है, ये भी तो क्लियर है। सरकार के ऊपर कोई उंगली उठाई जानी चाहिए। जी, पुलिस प्रशासन से चूक हुआ है या नहीं? अनिल त्रिवेदी जी, आप क्या मानते हैं? पुलिस प्रशासन सतर्क रहा, इसीलिए घटनाएं थोड़ी कम हुई। आप देखिए कि 55 पुलिस वालों को मार लगी है, इसका मतलब है कि प्रशासन वहां पे सतर्क रहा है, और करीबन 33 लोग और जख्मी हुए हैं। ये कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है कि जिसके प्रति
ये कहूं कि प्रशासन बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पे सतर्क है, इसमें आप कोई दुमत मत समझिएगा। एक डीसीपी लेवल के 3 अधिकारियों को अगर चोट लगती है और एक व्यक्ति कायदे के साथ बंधा हुआ है और दूसरा व्यक्ति पत्थर लेकर खड़ा हुआ है, तो इनके बीच का फर्क हमें भी समझना चाहिए। तो आग किसने भड़काई? आग भड़काने के लिए बहुत ऐसे स्टेटमेंट्स हुए हैं जो बजट सत्र में ही अबू आजमी साहब ने सबसे पहले कहा कि औरंगजेब जी बहुत अच्छे प्रशासक थे, ये पूरे महाराष्ट्र ने सुना। उसके बाद में कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी ने कहा कि इस समय जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी की तुलना जो है वो औरंगजेब से की जाएगी। अगर इतने पद पर बैठे हुए जिम्मेदार लोग अगर इस तरीके की बातें करें तो आप बताइए कि सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो अबू आजमी के बयान ने ये दंगा शुरू किया, आपका यही कहना है? सत्र के अंदर पहले दिन से ही उसकी शुरुआत की उन्होंने। चलिए इसका जवाब तो प्रदीप भाटी आपको देना चाहिए, क्योंकि आप एक्शन तो कुछ आप लेंगे ना। अगर इतना बड़ा एक्शन, इतनी बड़ी घटना हो गई है, और अखिलेश यादव क्या अभी भी अबू आजमी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, इसकी टोपी उसके सर रखने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अबू आजमी साहब का बयान 15 दिन पहले है और वो उस पर खेद भी जता चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए, इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति जो चल रही है पिछले 10 साल से, जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, आप कोई दिन बता दीजिए जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम ना कर रहे हो। एक आपके चैनल को अपवाद मान लिया जाए तो बता दीजिए कि इस चैनलों पे डिबेट इसको लेकर नहीं है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी मासूमियत से सब, जिस भाजपा जो पूरी सांप्रदायिक खेती कर रही है इतने दिनों से, उसकी बात ना करके कुंभ पे बात करके चले गए, और उसमें भी कुंभ के लोगों जो जिनकी मृत्यु हुई उनके बारे में बात करके नहीं गए। सियासत की दुकान को रोशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो ये संगठन, पूरे संगठन और उनके मिले हुए मुल्क में आग लगाने के लिए, उनसे कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपकी नई लाशों जो बिछाने जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ कर, उससे देश को क्या हासिल होने वाला है? हम उनके नतीजों पे बात कर रहे हैं, ये हो गया, लेकिन जड़ कहाँ है इसकी? जड़ तो ये है कि आपने दिन रात इसको, देश को विभाजन, विध्वंस की कारी जो राजनीति आपकी चल रही है, भेदभाव की जो राजनीति चल रही है, आपने दंगा कोई एक दिन में नहीं होता है। यहाँ पे पैनल पे बैठे कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि दंगा एक दिन में सुलगता है। दंगे के लिए महीनों सालों आप उसके भड़काऊ बयान दिया करते हैं, आप द्वेष की भावना फैलाते हैं पूरे समाज के अंदर, और उसके बाद ये दंगा होता है। आप बिल्कुल सही बात है, दंगा कोई औरंगजेब को लेकर, क्योंकि औरंगजेब को ना तो मुस्लिम पक्ष और ना कोई पार्टी किसी ने पक्ष उसका लिया है, लेकिन आप राजनीति उसके ऊपर कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे कुछ वोट हासिल हो जाएंगे। इस तरह की राजनीति अगर आप देखेंगे, लेकिन तो प्रदीप भाटी जी, अगर ये भी बोला जा सकता है कि जो बयान, प्रदीप भाटी जी, बात यह है कि ये भी बोला जा सकता है कि जिस तरह का बयान अबू आजमी ने दिया था, उससे आपको भी वोट बैंक में फायदा होगा। अगर उधर होगा तो आपको भी होगा ना। अगर उनके नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो आपके नेता भी कुछ कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात, तुरंत उस बयान का खंडन किया गया, उसको वापस लिया गया, और सिर्फ वो हिस्ट्री के फैक्ट्स अगर आप कोट कर रहे हैं, किसी ने किसी को महान नहीं बताया। हमने खुद कहा कि, और सारे डिबेटों में सभी हमारे प्रवक्ताओं ने और सभी नेताओं ने ये कहा कि वो क्रूर शासक था, लेकिन उसकी चिंगारी आप कौन सुना रहा है? और आप क्यों एक औरंगजेब को यहाँ पे पकड़ के बैठे हैं? आपने तो पूरे 10 साल से एक विषाद पैदा करी है, आपने ईंट बाय ईंट जोड़ी है इस दंगों को भड़काने के लिए। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तो आपकी प्रयोगशाला बन चुकी है। कौन से आप नेता, आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, रोज एक नया भड़काऊ बयान, और प्रधानमंत्री जी कपड़ों से पहचानो, मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये एक ईंट बाय ईंट रखी गई है इस देश के अंदर, किस तरह से। और अगर मैं कहूं कि लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है आज तमाशे का शौक बहुत। चलिए, इसका जवाब मैं भाजपा के प्रवक्ता से लूंगी, लेकिन पहले जमीन पे चलते हैं। शहर तो और बहुत, पहले नागपुर चलते हैं। नागपुर में नहीं, आप जवाब तो आपको देना पड़ेगा प्रदीप भाटी जी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अबू आजमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हाँ, प्रवीण, आप मुझे बताइए वहां की स्थिति अभी क्या है? 24 घंटे अभी हो रहे हैं जब हिंसा भड़की थी। अभी 24 घंटे में स्थिति जो है वो नॉर्मल हो चुकी है।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर कल 2 क्रेनें जो थी एनसीसी कंपनी की, उनको आग लगा दी गई थी और तकरीबन उसके बाद 1 घंटे के बाद उस आग पर काबू पा लिया गया था। यही जगह पर कल आगजनी हो रही थी, पर अभी स्थिति जो है वह सामान्य है। नागपुर के 11 जो पुलिस स्टेशन है उन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, पर अभी कर्फ्यू में रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है और स्कूली बच्चे हो या ऑफिस से जो लोग लौट रहे हैं उनको भी इसमें रियायत जो है वो दी गई है। यहाँ पे एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड हो या पुलिस बल हो वो तैनात किया गया है और देर रात यानी तड़के 3-4 बजे कुछ घटनाएं हुई थी, उसके बाद कोई घटना नहीं हुई है और जो उपद्रवी थे, दंगाई थे, उनमें से तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनको आज मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और उन पे जो धाराएं लगाई गई है वो इतनी गंभीर लगाई गई है कि उनको किसी भी सूरत में उनको बेल नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो लोग हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और उनके वकीलों ने भी दलील दी है कि उनके कुछ पक्षकार जो है वो मरे जी, जो औरंगजेब अपने अबू का नहीं हुआ, जिसने भाइयों को कत्ल किया, और जो अपने अबू का नहीं हुआ, उसके प्रति अबू आजमी ने जो प्रेम दर्शाया, जो प्रेम दिखाया और सदन में बताया, उसको लेकर के कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने कुछ बातें कही। दूसरी बात, हमारे सपा के प्रवक्ता बता रहे थे, मुजफ्फरनगर दंगे और सहारनपुर दंगे 2013 और 2014 इनकी सरकार में हुए और इसके अतिरिक्त इनके काल में जो दंगे हुए, इन्होंने बम विस्फोट के आतंकियों के खिलाफ इन्होंने मुकदमे वापस ले लिए, जिसको कोर्ट ने कहा कि ये दंगाइयों के खिलाफ, इन बम विस्फोट के आरोपियों के खिलाफ आप कैसे केस वापस ले सकते हैं, और कोर्ट ने पुनः से उन पर केस चलाने के लिए कहा। तो दंगाइयों को सहलाने का ये एक पुराना इतिहास कुछ लोगों का, सपाइयों का रहा है इस देश में। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, जो सियासी दल इसमें अपना तड़का लगा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मुल्क के ऊपर मुसलमान को रखने की जो ये चल रही है भाई साहब, और भाई साहब जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाई हम तो सबका सम्मान करते हैं, हम लोगों ने तो सबके बारे में कहा, सुबह उठ के कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् फलेतु। सबके भल के लिए कल्प के जो अच्छाई की कामना करता हो, ऐसा समाज किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लामा इकबाल ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है, अल्लामा इकबाल के शब्द है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आयतें लिखी, तेरे कहीं आयत लिखी हो, कहीं कुछ लिखी हो, तब उसको तुरंत उसमें सजदा करते हैं, तुरंत प्रणाम करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नाराए तकबीर लगा करके किया, एक आदत है, एक वैसीपना है, एक दिमाग में बैठे हुआ फितूर है, उस फितूर को बाहर लाना है, उससे निकालना है, उससे बाहर करना है। और जो राजनीतिक दल उनको हवा दे रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, जो उनके साथ खड़े हो रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इन लोगों ने गलत पहले भी किया है। पहले प्रदीप भाटी इसका जवाब देंगे और उसके बाद असीम वकार साहब। नहीं, तीनों फैक्चुअली गलत बात। पहली बात, बयान सदन के अंदर नहीं दिया गया, इनको ये जानकारी नहीं। दूसरी बात, मुजफ्फर दंगे की बात हुई, मुजफ्फरनगर दंगे में अगर इनको जानकारी हो तो इन्हीं के विधायक की सदस्यता गई है उसमें, क्योंकि दंगा भड़काने वाले यही लोग थे। और इनको ही मैं प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, कपड़ों से पहचान लो। इनको ये भी नहीं पता है कि इनके विधायक की सदस्यता गई। तीसरी बात, जो इन्होंने बात करी, कोर्ट ने जब हमने किसी आतंकवादी के लिए नहीं कहा था, कुछ लोगों के लिए जिनके लिए कहा गया था उनके लिए कोर्ट ने कहा था कि कोटा जो है सेंटर का कानून है, इसलिए राज्य सरकार इसको नहीं वापस ले सकती। और जिन 2-3 लोगों के लिए कहा गया था सबको हाई कोर्ट ने ही बरी कर दिया। इनको ये जानकारी नहीं है। तो बेभ्रामक बात है ना, अपनी नादानी। भाई साहब, कोर्ट ने इस केस को वापस खड़ा किया था। जब आपने कोर्ट केस वापस लिया था, कोर्ट ने कहा कि केस को वापस ले, और दंगे के आरोपियों को आपने वापस लिया। दंगे में सदस्यता तक आपके विधायक की जा रही है और आप यहाँ मुजफ्फर दंगे। वैसे आपके अबू आजमी का स्वभाव ऐसे, और अखिलेश जी का स्वभाव बहुत हद तक मिलता जुलता है। अखिलेश जी ने भी अपने अबू के अम्मू से हाथ में माइक छीन ली थी, मंच भी छीना, पार्टी भी छीनी और माइक भी छीना। और खुद मुलायम सिंह जी ने कहा था, खुद मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मेरे बेटे ने मुझसे माइक छीनी है, मुझसे पार्टी छीनी है, मुझसे मंच छीना। तो स्वभाव तो कुछ मिलता जुलता है भी, आपस में स्वभाव कुछ मिलता जुलता है, इसलिए आप उनका पक्ष ले रहे हैं। तो मुझे बहुत हैरानी नहीं है इस बात करें और बेवजह तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण, मैं आपको तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण दोनों बातें बता रहा हूँ। मेरी बातें तर्कपूर्ण भी है और तथ्यपूर्ण भी है और फैक्चुअल भी है, और आप उसमें शामिल भी हैं, आप उसको भड़का रहे हैं, और दूसरा उसके बाद कार्रवाई भी आप नहीं कर रहे हैं। तो सब तरह से आप ही जिम्मेदार हैं, आप भी आप चलिए लगा रहे हैं। अब इसका अब असीम वकार साहब को लाया जाए ऑन स्क्रीन, उसका जवाब भी वो दे दें।
ये मुझसे पूछ रही हैं आप? जी 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 वकाम, आपसे ही पूछ रही हूँ। नहीं, देखिए यहाँ मसला ये है कि जी 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 आपसे ही बोल रही हूँ। मैडम ऐसा है कि धनंजय गिरी साहब मानने पे तैयार नहीं हैं, तो एक बात और बोल दूं कि आप पूरे मुसलमानों को मुगलों का रिश्तेदार बताकर जुल्म ज़्यादती करने पर आमादा हैं, झूठ फैलाकर। लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि बीरबल भी पंडित थे और तानसेन भी मिश्रा थे, ब्राह्मण थे वो भी, तानसेन भी, और बीरबल भी ब्राह्मण थे। और आप यहाँ मुगलों पर बहस कर रहे हैं, तो हुकूमत और जुल्म और ज़्यादती की इंतहा तो अंग्रेज़ों ने भी क्रॉस की है भारत पर। अंग्रेज़ों पर बहस क्यों नहीं करेंगे? अंग्रेज़ों पर आप इसलिए बहस नहीं करेंगे कि अगर अंग्रेज़ों पर बात होगी, अंग्रेज़ों के जुल्म सितम पे बात होगी, तो फिर अंग्रेज़ों के दोस्तों पर, अंग्रेज़ों के मुखबिरों पर, अंग्रेज़ों के दलालों पर और अंग्रेज़ों के एजेंटों का नाम भी लेना पड़ेगा। इसलिए आप अंग्रेज़ों के हुकूमत पे बात करना नहीं चाहते हैं। अगर आप औरंगजेब की कब्र खोदेंगे क्योंकि वो जालिम था, तो भी हिंदुस्तान में बहुत से अंग्रेजों की कब्रें हैं, उनकी कब्रें क्यों छोड़ रहे हैं? उनको क्यों नहीं खोदेंगे आप? मैं पूछ रहा हूं सवाल आपसे। और अगर कब्र खोदेंगे तो ताजमहल क्यों छोड़ देंगे? लाल किला क्यों छोड़ देंगे? नहीं सर, जवाब पूछ रहा है भारत पूरा। चलिए जवाब दे दीजिए। पूरा देखिए सर, पूरे महाराष्ट्र का कारोबार, पूरे महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां गुजरात शिफ्ट कर रहे हैं आप। नहीं, महाराष्ट्र को आप खाली कर रहे हैं। वकार साहब, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब सुन लीजिए। और आप चाहते हैं कि इस पर बात भी ना हो। हाँ चलिए जवाब सुन लीजिए। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। मारिया जी, मुझे बड़ा दुख हुआ वो कि वकार भाई को अपने सवाल में ताकत नहीं लगी, ताकि तुरंत दूसरे सवाल पे चले गए। अरे भाई, पहले सवाल का तो जवाब ले लीजिए। हाँ तो हाँ दे देता हूं। इस देश में आप दावा कर रहे हैं कि लाल किला हमारे अब्बा हुजूर ने बनाया, फलाने ने हमारे फलाने ने बनाया, ढिमकाने ने बनाया। इस देश में बहुत से क्रिश्चियन रहते हैं। किसने कहा कि संसद हमारे बाबू ने बनाया? किसने कहा कि इंडिया गेट हमारे दादा परदादा ने बनाया? क्योंकि अंग्रेज चले गए और अंग्रेज से किसी ईसाई ने अपने आप को जोड़ा नहीं। आप क्यों जोड़ रहे हैं उनसे? आक्रांता थे, बाबर बर्बर था, उनसे क्यों जोड़ रहे हैं अपने आप को? आपकी पूजा पद्धति बदल गई। आपको हम भाई कह रहे हैं कि आपकी पूजा पद्धति चाहे जो भी हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। ये मिट्टी आपकी भी मां है, आप भी इसके सजदा करते हैं, हम भी सजदा करते हैं। हमें किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं। ये तो सारे लोग एक दूसरे के, कोई भी आप पूजा पद्धति अपनाएं, हमें दिक्कत तब होती है। अरे भाई, आप हम पर बोल रहे हैं, आप ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं कि शिवाजी महाराज को नहीं कहते धोखे से फंसाने वाला जय सिंह था? तब आप दिक्कत ये होती क्यों है। नहीं मान रहे हैं कि तानाजी के खिलाफ जंग का ऐलान करके तानाजी को मारने वाला उदयभान सिंह राठौर था? मैंने कितना तसल्ली से आपको सुना। थोड़ी आप जहनीय ताले व्यक्ति मैं गुस्साया नहीं हूं। मैं लीजिए, आप राजपूतों पर क्यों नहीं बोल रहे? इतनी जल्दी से मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने शिवाजी के खिलाफ बगावत कर दी। मैं तो उनके ऊपर बोल रहा हूं जो जिन लोगों ने शिवाजी को हराया, शिवाजी के सिपाही सालारों को हराया, शिवाजी को गिरफ्तार कराया। आप उन पे क्यों नहीं बोल रहे? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने ये सारे फैक्ट सामने रखे। मैं भी मानता हूं कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता, और कोई भी हिंदू राजा किसी शौर्य के बल पर नहीं हारा। इन्हीं गद्दारों के नाम पर हारा, इन्हीं जयचंद और मीर जाफरों की वजह से हिंदुस्तान गुलाम हुआ। और उनके जयचंद और मीर जाफर मान रहे हैं ना कि नहीं, आप मान रहे हैं ना कि राजा जयसिंह मानसिंह और उनके वंशज गद्दार हैं? और आपकी भी जिम्मेवारी है, आप मान रहे हैं ना ये बात को? आप पहले जवाब दीजिए। आप ये मान रहे हैं कि मान सिंह, कछवा राजपूत, जय सिंह और उनके वंशज गद्दार हैं? आप जो मानते हैं इस बात को? भाईजान, हम उस संस्कृति से आते हैं जहां कि हिरण्यकश्यप का दोष प्रहलाद को नहीं दिया जाता है, जहां बाली का दोष अंगद को नहीं दिया जाता है। हम सबके लिए अच्छा कल्पना करते हैं, सबके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं, सबके लिए अच्छे की कामना जो करता है। सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम आपके लिए भलाई का पाठ करते हैं। हम नहीं कहते हैं कि मैं एक के अलावा किसी की इबादत, ये गलत हो जाएगा। हम तो कहते हैं जिसका मन करे करो उसकी इबादत, हम नहीं लेनी है किसी से इजाजत। ऐसे संस्कृति को जीते हैं, इसी संस्कृति से रचे बसे हैं। इसी संस्कृति को आप भी अपनाएं, आप भी हाथ मिलाएं, आप भी दिल मिलाएं, आप भी मुस्कुराएं। हमें कहां दिक्कत है आपसे? बस अपना लिया आपने। जब आप कहते हैं दारू में हाथ सरेंडर हो गया, मैं समझ गया आप सरेंडर हो गए, तब दिक्कत होती है।
जब आप कहते हैं कि दारुल हब्र को दारुल इस्लाम में बदल देंगे, अब आप सरेंडर हो गए, मैं समझ गया आप सरेंडर हो कहते गए। हैं सरेंडर कौन हो रहा है, तो देश देख रहा है ना, देश तय कर रहा है ना कि चलिए। किसको किसका जवाब मिल रहा है और कितना चलिए solid मिल चलिए रहा है। चलिए ये चलिए देश छोटा देख छोटा रहा है। रिस्पॉन्स ले लेते हैं पहले ये यहाँ सब पर। पता जी चल रहा है। मैडम आप सीमा मलिक। देखिए मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये बातें तो मतलब इतिहास की बातें हैं जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो दंगा पहले क्यों हुआ, इस समय जो स्थिति है और इतिहास की बात कैसे है मैम? नहीं, 24 घंटे पहले ये हुआ। हाँ वही बात है ना, 24 घंटे जो पहले हुआ उसकी बात मैं करना चाहती हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। जी, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से होना चाहिए। पहले जो भी बातें हैं वो एक अलग बात है, पर इस समय की बात मैं करना चाहती हूँ, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और देखिए देवेंद्र फडणवीस जी मेरे ख्याल से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार वो होम मिनिस्टर हैं। अगर कुछ इस टाइप की चीज़ हुई तो दिस इज द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होम मिनिस्ट्री। चलिए, ये होम मिनिस्टर जिम्मेदार है इसके लिए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी यही मानती है एनसीपी शरद पवार फैक्शन। इस तरह की बात बृजमोहन जी 30 सेकंड जल्दी। एक्सप्लेनेशन की लोग जल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये जो घटना घटी है ये अचानक घटी, ऐसी घटना घटी है, लेकिन वहां पर फिर भी पुलिस ने पूरे वहां पर नियंत्रण रखा है। और मैं फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं राज्य सरकार की ओर से कि जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहां पे पुलिस प्रशासन पूरी शक्ति के साथ इन सारे लोगों को रोकने के लिए तैयार है और अब इस प्रकार की घटना वहां नहीं होने पाएगी, इसका मैं पूरा आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। जी त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप लोग सब 3 पार्टी चला रही है महाराष्ट्र सरकार, तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती है अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है महाराष्ट्र में और नागपुर में खास करके। आपकी जानकारी के लिए आज सदन में मुख्यमंत्री जी ने भी और उप मुख्यमंत्री जी ने भी इसी बात को साफ किया कि जिसने भी ये गलती की है, और पूरा स्टेट इस समय हाई अलर्ट पे है। नागपुर की हुई घटना के बाद में सारे जिलों को अलर्ट पोजीशन पे रखा गया और आप देखिए कि उसके बाद किसी भी जिले में कोई ऐसी अपनी घटना होने की कोई खबर हम तक अभी तक पहुंची नहीं है। इसका मतलब है कि गृह मंत्रालय अपना काम सुनियोजित रूप से कर रहा है। अब वो जो कल की घटना हुई है उसका बिल्कुल पॉलिटिकल एनालिसिस होगा और जो भी उसमें दोषी होगा उसे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम सर्टेनली ये होप करते हैं कि अब कुछ आगे घटना नहीं घटे और इसी तरह से अब जैसे पीसफुल हो गया है नागपुर वैसे ही रहे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धनंजय गिरी, सीमा मलिक, असीम वकार, प्रदीप भाटी, बृजमोहन श्रीवास्तव और अनिल त्रिवेदी जी। बात यहीं तक, मुकाबला कल फिर होगा, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।